हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस। तो चैप्टर जो लास्ट हमने कवर किया है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली चैप्टर का नाम यहाँ पर भी इनहेरिटेंस से ही कनेक्टेड है और क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस क्योंकि हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट द इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है आपका सिंपल अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस, या फिर सिंपल हेरिडिटी भी कह सकते हैं। हेरिडिटी का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो रिप्रोडक्शन के टाइम पर एक नया पेरेंट बनता है, तो वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो एक नया पेरेंट बन रहा है, यही नया पेरेंट से जो नई प्रोजेनी बन रही है, ये अपने अंदर पेरेंट के कैरेक्टर्स को रखती है। किस प्रोसेस के थ्रू, किस मेथड के थ्रू? तो हम जवाब देते हैं कि भाई इनहेरिटेंस के थ्रू या हेरिडिटी के थ्रू। प्रोसेस या फिनोमेना क्या कहलाता था? प्रोसेस या फिर फिनोमेना आपका कहलाता था आपका सिंपल जेनेटिक्स। सो अब जब भी आप जेनेटिक्स की बात करते हैं तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। नाउ क्वेश्चन जो है सबसे बड़ा वो क्या है कि आपके बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी से बेसिकली जो आपके प्रोजेनी के अंदर जा रहा है, जो कि कैरेक्टर्स को लेके जाता है, तो वो पार्ट क्या होता है? मतलब मैं सिंपल बोलूँ कि भाई हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके जाने का काम करता है। तो हमने जेनेटिक से ही बनाया है जेनेटिक मटेरियल। मैंने आपको बोला था प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये आपकी क्या है? जेनेटिक्स है। और जेनेटिक्स जिस मटेरियल की वजह से पॉसिबल है वो कहलाता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे मुझे आप लोगों को एक बेसिक चीज़ के बारे में बताना है वो है हमारा नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है? तो इट इज़ द सब्सटेंस which is responsible not only for the inheritance of character from the parents to their progeny but also able to express its effect through the formation and functioning, express its effect through the processes and functioning। मतलब different process of function की वजह से जो कैरेक्टर्स यहाँ पर बन रहे हैं वो कैरेक्टर्स आपके क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल बनाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बेसिस में भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो हमने वहाँ पर जाना था कि बेसिकली जो कैरेक्टर्स को मेंडल ने जो बोला था कि भाई कैरेक्टर्स जो हैं पेरेंट से प्रोजेनी में जब आगे बढ़ते हैं तो कैरेक्टर्स का पेरेंट से प्रोजेनी में आगे बढ़ने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड उन फैक्टर्स को उन्होंने नाम दिया था जीन। मतलब हम यहाँ पे एक छोटी सी बात जो समझ सकते हैं वो ये है कि हमारी बॉडी में जो जीन है वो जीन ही रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए। क्लियर? अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा पार्ट है जो कि वर्ल्ड में हर सेल में प्रेजेंट होता है। दूसरा मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। कैसे रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए? भाई आप जब भी बोलते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल का फॉर्मेशन जब भी होता है तो उस एक सेल का दूसरे सेल में कन्वर्ट होना
किसकी वजह से हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन की वजह से ये काम हो पा रहा है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन आप परफॉर्म करवा रहे हो, तो ये जेनेटिक मटेरियल की खासियत होती है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आपको जेनेटिक मटेरियल नाम देना है, तो ये नाम देने के लिए आपको हम सिंपल कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर रेप्लिकेट करने की पावर, रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बोला कि पहली चीज़ तो क्योंकि इट कॉन्स्टिट्यूट द इंफॉर्मेशन, तो ये हमारे बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल में, या जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म या जितने सेल इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, उन सब में जेनेटिक मटेरियल होता है। दूसरी चीज़, ये जेनेटिक मटेरियल का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए क्या करने के लिए? रेप्लिकेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने बोला फाउंड एवरीवेयर, दूसरा मैं बोल रही हूँ रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है तो स्टेबल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर अनस्टेबल होगा कि अभी मेरी बॉडी में एक एक पार्ट बना रहा है और उसी दूसरे सेकंड के अंदर अगर अनस्टेबिलिटी है तो वो चेंज होके कुछ और बना देगा, जिसकी वजह से मेरा जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्टेबिलिटी हो, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि उसके अंदर चेंज करने की टेंडेंसी ही प्रेजेंट ना हो, मतलब चेंजिंग बिल्कुल भी ना होती हो, तो ये गलत है। क्यों? बेसिकली रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन जब तक किसी स्पीशीज़ में नहीं होता है, जब तक आपका जो रेप्लिकेशन है जो वेरिएशन है वो वेरिएशन नहीं आता। क्लियर? इसके साथ साथ इट शुड बी केमिकली एंड फिज़िकली बी स्टेबल, मतलब केमिकली भी स्टेबल हो और फिज़िकली भी स्टेबल होना ज़रूरी है। तो जेनेटिक मटेरियल की कुछ खासियत है, कुछ हम कह सकते हैं कि भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि हमें लगातार बताते हैं कि जब भी आप कोई भी मटेरियल को बोलते हो कि भाई ये मेरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या मेरा जीन बनाएगा या मेरा जेनेटिकल मटेरियल है, तो उसके अंदर ये कैरेक्टर्स की प्रेजेंस जो है वो मस्ट है। स्टेबिलिटी बहुत मस्ट है, केमिकली फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपका सिंपल रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी जो है वो मस्ट है, मतलब अगर जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन शो नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा इट शुड ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्रेस इन मेंडेलियन कैरेक्टर, मतलब मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में भी इसको अपने आप को शो कर, मतलब ये अपने आप को शो करने के लिए कैपेबल हो। जब अपने आप को शो करने के लिए कैपेबल होगा तो उसी कंडीशन में आप रिकॉम्बिनेशन है, आप वेरिएशन है, म्यूटेशन है, वो ला सकते हैं। स्टेबिलिटी हो लेकिन इतनी ना हो कि इवोल्यूशन फ्यूचर में इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से ना हो पाए। हर सेल में प्रेजेंट होता है। क्वांटिटी क्वालिटी जो है वो आपकी सोमैटिक सेल में और सेक्स सेल्स की बात करें, सोमैटिक सेल में ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी किसकी? जेनेटिक मटेरियल की। अब इसके साथ साथ जो क्वेश्चन है वो है आपका बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंटली, भाई आप जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हो, सारी प्रॉपर्टीज़ की बात हमने कर दी कि ऐसे कैरेक्टर्स हों, ये कैरेक्टर हों, इन कैरेक्टर्स की फॉर्म में अपने आप को शो करे, ठीक है। लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल का जो बायोकेमिकल नेचर है, मतलब क्योंकि हम मॉलिक्यूलर बेसिस ही पढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर बेसिस इसका क्या है, किन मॉलिक्यूल से फॉर्म होके, किन मॉलिक्यूल से मिलके ये जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट वर्क्स को हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करवाता है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम पूछते हैं बायोकेमिकल नेचर। तो पहली चीज़ तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को सिंपल बता देती हूँ कि फैक्टर्स जो हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, वो उन्हीं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने फैक्टर्स नाम दिया था जो कि बाद में जीन बोले गए। तो जीन हमारा जेनेटिक, मतलब जीन ही जो है वो एक जेनेटिक्स की यूनिट को बनाने का काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज़ और जो बोली जाती है वो ये है कि
ये जो जीन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जीन प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए में, और ये जो डीएनए है ये डीएनए बनाता है हमारा क्रोमोसोम्स। तो जीन बना रहा है क्रोमोसोम्स, डीएनए बना रहा है जीन बना रहा है डीएनए, डीएनए बना रहा है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स जो हैं आपके ये क्या करते हैं? ये क्रोमोसोम्स हमारे किसी भी पार्ट में एक प्रॉपर, हम क्या कह सकते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल बनाने का काम करते हैं। तो चाहे जीन हो, चाहे डीएनए हो, या फिर हमारा क्रोमोसोम हो, हम सब जगह पे जेनेटिक मटेरियल का नाम दे देते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है दैट वी विल डिस्कस लेटर। उससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला कि डीएनए जो है वो ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। मतलब क्या डीएनए, हम अब तक क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब बेसिकली वी हैव स्टडीड सो मच टिल नाउ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं, तो हमारे अंदर एक सस्पेंस नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। वी क्लियरली नो दैट द डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। जीन्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्यों है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लगा, और इसके साथ साथ काफ़ी कन्फ्यूजन भी था, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआत में तो हम मानते ही नहीं थे या हम सोचते भी नहीं थे कि जो डीएनए है वही हमारा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। डायरेक्ट एविडेंसेस में तो हमारे पास कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। इनडायरेक्ट एविडेंसेस की बात करूं तो भाई आप देख सकते हैं कि भाई आप जब भी डीएनए की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हर सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो सबसे इम्पॉर्टेंटली जेनेटिक मटेरियल हर जगह प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो भाई सबसे पहले हमने बोला कि भाई जो डीएनए है वो सब जगह प्रेजेंट होता है, तो ये इनडायरेक्टली हमने एक ऐसा सोचा कि मे बी शायद जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए, क्योंकि हर सेल में जीन की प्रेजेंस और डीएनए की प्रेजेंस होती है। इसके साथ साथ आप जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन के लिए कैपेबल है। डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, अपनी ही ओरिजिनल डीएनए से कई सारे पार्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो डीएनए है वो कैपेबल है हमारे सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी। तो सेल के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है, फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, रेप्लिकेशन करवा रहा है सेल, और सेल में सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ हम बात करते हैं कि भाई हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन से जस्ट पहले ही डिवाइड करता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमें ये इंडिकेशन देते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पर ये सारी चीज़ें हमें जब पता चली, जब हमने ये सारे स्टडीज़ को पता कर लिया। अब हमारे पास एक मतलब बनी बनाई स्टडी है, एक फॉर्म्ड स्टडी है जिसको हमें सिर्फ समझना है, या फिर एक एक्सपेरिमेंटली के, क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है तो मेरे पास एक प्रूफ है इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कि हाँ भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे तो भी प्रोटीन भी डिवाइड करता है, प्रोटीन भी हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लियर। कई सारी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने का काम करता है प्रोटीन हमारी बॉडी में। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि प्रोटीन मतलब था कि प्रोटीन भी हमारा क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जिसके थ्रू हम कन्फर्मली नहीं कह सकते कि एक्चुअल डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ एविडेंसेस हमारे पास डायरेक्ट भी हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। मतलब दो एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी यहाँ पर। एक तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग के बाद ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में ट्रांसफरिंग हो जाना है ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा हम बात करते हैं आपका ट्रांसडक्शन, जिसमें किस तरीके से एक चीज़ का ट्रांसड्यूस हो जाता है दूसरे में, वो हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट हैं। डीएनए को जानने से पहले, डीएनए के स्ट्रक्चर को जानने से पहले, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने से पहले मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि प्रूफ देते हैं कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। पहले हम ये समझेंगे, ये प्रूफ करेंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद हम उस
प्रूफ्ड जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लियर? तो जीन क्या है, डीएनए क्या है, ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्ट एविडेंस फॉर द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो डायरेक्ट एविडेंसेस में सबसे पहला मैं आपको बता रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आपका फ्रेडरिक ग्रिफिथ। हम बेसिकली यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं, तो बेसिकली डायरेक्ट एविडेंस बता रही हूँ मैं आपको जेनेटिक मटेरियल का। ये बेसिकली इट इज़ द चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय पिकिंग अप जीन्स प्रेजेंट इन रिमेन्स ऑफ इट्स डेड रिलेटिव। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जेनेटिक मटेरियल को लेना या फिर चेंज करना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को उस ऑर्गेनिज्म से जीन को लेके जो कि ख़त्म हो चुका है। मतलब ऑर्गेनिज्म मर गया लेकिन उसके डीएनए को हमने लिया और डीएनए को लेने के बाद हम क्या करवा रहे हैं, रेप्लिकेट करवा रहे हैं। तो जब डीएनए को लेके हम रेप्लिकेट करवा रहे हैं तो यही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। बेसिकली सबसे पहले ब्रिटिश एक डॉक्टर हैं, उनके थ्रू आपका परफॉर्म करवाया गया था, जो कि मैंने यहाँ पर नाम मेंशन किया है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एक्सपेरिमेंट जो करवाया गया था वो करवाया गया था हमारा 1928 में। सबसे पहले एक डॉक्टर थे, बेसिकली कह सकते हैं हम, आपका एक डॉक्टर थे, ब्रिटिश डॉक्टर थे जिसका नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था। उन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। वो बेसिकली आपकी पैथोजेनेसिटी को स्टडी कर रहे थे। वो स्टडिंग पैथोजेनेसिटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम, जो कि हमारा क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसको हम डिप्लोकोकस या फिर न्यूमोकोकस न्यूमोनी भी कहते हैं। कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर लिया है, मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखती चल रही हूँ। बैक्टीरियम पर पैथोजेनेसिटी को स्टडी कर रहे थे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और डिप्लोकोकस न्यूमोनी और न्यूमोकोकस न्यूमोनिया। ओके, सो बैक्टीरियम की बात करी तो सबसे पहले मैंने आपको एक बहुत ही छोटी सी बात बताई कि हमारे जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे ये क्या कर रहे थे, ये पैथोजेनेसिटी को, बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिटी को स्टडी कर रहे थे। किसके ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ऊपर, जिसको हम डिप्लोकोकस न्यूमोनी या फिर न्यूमोकोकस न्यूमोनी भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है इसके दो स्ट्रेन्स होते हैं, एक तो वायरलेंट और एक नॉन वायरलेंट। मतलब हर बैक्टीरिया का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के दो स्ट्रेन्स थे, एक तो
वायरलेंट स्ट्रेन, दूसरा नॉन वायरलेंट स्ट्रेन। वायरलेंट स्ट्रेन जो है आपका वो बेसिकली निमोनिया को जनरेट, मतलब निमोनिया को किसी भी ऑर्गेनिज्म में करवा देता है, ओके। और नॉन वायरलेंट निमोनिया नहीं करवाता। बहुत ही बेसिक सी बच्चों वाली चीज़ है। वायरलेंट है मतलब जो कि निमोनिया करवा सकता है, करवा देगा। और दूसरा हम बात करें जो कि निमोनिया कॉज नहीं करता। इसी वायरलेंट पार्ट को हम एस स्ट्रेन भी कहते हैं। इसी वायरलेंट पार्ट को हम और क्या कहते हैं, बेसिकली एस स्ट्रेन भी कहते हैं, और नॉन वायरलेंट को हम आर स्ट्रेन भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जितना भी वायरलेंट पार्ट है, जितना भी वायरलेंट पार्ट है, ये वायरलेंट पार्ट आपका एस स्ट्रेन रखता है। एस स्ट्रेन का मतलब है स्मूथ कॉलोनीज। नॉन वायरलेंट का मतलब जो है आपका वो है आर स्ट्रेन, जिसको हम रफ कॉलोनीज बनाने की वजह से जानते हैं। तभी आर और एस दिया है। हेयर आर एंड एस टोटली स्टेटिंग द स्मूथ एंड द रफ पार्ट। क्लियर? इसके साथ साथ जब आप बेसिकली एक शीट की या एक कवरिंग की बात करते हैं जो कि टॉक्सिसिटी बना देती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि वायरलेंट में होता है। लेकिन नॉन वायरलेंट टाइप बैक्टीरिया की बात करें तो डू नॉट प्रोड्यूस डिजीजेस, दे फॉर्म इरेगुलर और रफ कॉलोनीज। दीज डिप्लोकोकस आर डिवॉइड ऑफ म्यूसिलेज शीट। जो स्मूथ शीट है वो आर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, और यही जो नॉन वायरलेंट है ये आर टाइप या फिर रफ कहलाता है। ग्रिफिथ ने टेस्ट किया कि जो वायरलेंस है दो स्ट्रेन्स का, न्यूमोकोकस का, जो कि आर बैक्टीरिया के थ्रू है, ये आपके मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया तो ये डिजीज़ नहीं कर रहा है। लेकिन एस जब डालते हैं तो एस जो है वो डिजीज़ कॉज कर देता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। पहले उन्होंने आर स्ट्रेन डाला, तो आर स्ट्रेन में डालकर उन्होंने क्या पाया कि भाई आपके बैक्टीरिया के अंदर कोई भी चेंज, मतलब जो एनिमल है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, वो सर्वाइव कर जाता है, वो सर्वाइव कर जाता है। कौन सा स्ट्रेन? आर स्ट्रेन। लेकिन अगर हम एस स्ट्रेन डालते हैं तो एस स्ट्रेन डालने पर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। एस स्ट्रेन सर्वाइव नहीं कर पाया, आर स्ट्रेन से सर्वाइव कर गया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया। थोड़ा और आगे बढ़ाने पर क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ा और आगे बढ़ाने पर ऑब्जर्व किया कि भाई जो हमारा एस स्ट्रेन है, उस एस स्ट्रेन को उन्होंने हीट किल किया। हीट किल किया मतलब हीट के थ्रू मार दिया। हीट के थ्रू मारने के बाद फिर माइस में इंजेक्ट किया, माइस सर्वाइव कर गया। और चौथे स्टेज में उन्होंने एस बैक्टीरिया को तो हीट किल्ड ही रखा, लेकिन उसके अंदर किसको इंजेक्ट करवा दिया? आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवा दिया। जब आर को इंजेक्ट करवाया तो आर को इंजेक्ट करवाने पर उन्होंने क्या पाया, क्या देखा? आर को इंजेक्ट करवाने पर उन्होंने देखा कि जो माइस है वो तो सर्वाइव करना चाहिए था पर किल हो गया। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एस कॉलोनी है, मैं दो पार्ट बनाऊंगी, डबल स्मूथ से
पैथोजेनिसिटी हुई और माइस जो है वो क्या हो गया, माइस किल हो गया। इसके ब्लड सैंपल में हमें क्या दिखा, वायरलेंट स्ट्रेन, क्योंकि वायरलेंट स्ट्रेन हमने एग करवाया था। यहाँ पे क्या है, माइस डेड। दूसरा, मैं रफ कॉलोनीज ले रही हूँ, देखें पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि 4 स्टेजेस बनाई मैंने आप लोगों के लिए। सेपरेट कर देती हूँ मैं यहाँ से ताकि क्लियरली समझ में आए कि हम किस किस स्टेज की कब कब बात कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सी, सबसे पहले हमने जब एस स्ट्रेन जो कि वायरलेंट स्ट्रेन माना जाता है, जब एस वायरलेंट स्ट्रेन को हमने माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया तो माइस में इंजेक्ट करवाने पर माइस जो था वो किल हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि वायरलेंट स्ट्रेन है भाई। और जब वायरलेंट स्ट्रेन बॉडी में एंटर करेगा तो वायरलेंट स्ट्रेन के एंटर करने पे ऑटोमेटिक जो बॉडी है उसमें जो स्मूथ कॉलोनीज़ हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से माइस को किल कर देंगी। दूसरा, डिप्लोकोकस निमोनिया जो कि आर स्ट्रेन है, जो कि रफ स्ट्रेन है, नॉन वायरलेंट है। इस नॉन वायरलेंट पार्ट को मैंने माइस में इंजेक्ट करवाया बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वायरलेंस, मतलब वायरलेंसी नहीं थी, इस वजह से जो आपका माइस था वो सर्वाइव कर गया। थर्ड, हमने एस स्ट्रेन को क्या किया, हीट दिया और किल कर दिया।
हीट को किल करने के बाद माइस में जब इंजेक्ट करवाया तो क्या पाया कि भाई जो माइस है वो सरवाइव कर गया। हीट एस स्ट्रेन तो किल हो जाता था, ख़त्म हो जाता, मतलब सॉरी एस स्ट्रेन तो किल कर देता था, लेकिन यहाँ पे जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तो मतलब जो आपका माइस था वो ख़त्म हो गया, जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या हो चुका है, ख़त्म। दूसरा हमने क्या बात करी, फोर्थ कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया, क्या कि भाई जब एस स्ट्रेन को हीट किल किया तो माइस सरवाइव किया, आर स्ट्रेन को डाला तब भी माइस सरवाइव किया, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया, एस आर स्ट्रेन जो कि हीट मतलब जो कि किल नहीं कर रहा था माउस को, आपका एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन अगेन जो कि किल नहीं कर रहा था माउस को, दोनों के दोनों क्या हो गए, सरवाइव कर गए। लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन करवाया तो इन दोनों के कंबाइन करने पर जो थर्ड कंडीशन बनी, जो तीसरी कंडीशन बनी, वो सरवाइव नहीं करवा पाई माइस को और माइस जो है वो किल हो गया। अब जब माइस किल हो गया तो माइस के किल होने पर यहाँ पर एक क्वेश्चन बना, जो कि या फिर हम सिंपल कहते हैं जो प्रिंसिपल हमने देखा वो देखा प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि जेनेटिक मटेरियल आपका स्टेबल है हीट से भी, और जब सेल किल हो जाएगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, लेकिन जब हमने कुछ टाइम के बाद यहाँ पर हीट को मतलब माइस को किल देखा तो हमें यहाँ पर क्या दिखे, लिविंग एस स्ट्रेन, जबकि लिविंग एस स्ट्रेन तो ऊपर था ही नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, तभी हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से ही फ्रेडरिक और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट दिया है। क्यों कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे हमारे आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि एस स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफ़र कर गया है, और यही जो एस स्ट्रेन में ट्रांसफ़र किया है इसने आपके डेड एस स्ट्रेन को अलाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, सर्वाइव एस स्ट्रेन में बना दिया, मतलब जो आर बैक्टीरिया है इसको एस में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली जो मर गया है, जो ख़त्म हो गया है, वो वापस नहीं आ सकता, एस स्ट्रेन वापस से सर्वाइव नहीं किया है, बल्कि जो आर स्ट्रेन हमारे पास पहले से प्रेजेंट था उस आर स्ट्रेन के अंदर ही कोई चेंजेस हुए हैं, और इसी आर स्ट्रेन में चेंजेस होने की वजह से आपका जो माइस है वो किल हो गया। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ से ये तो समझ में नहीं आया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, पर हाँ ये ज़रूर समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ है जो कि ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ट्रांसफरिंग हुई है, पर किसकी हुई है ये नहीं पता, जेनेटिक मटेरियल अभी क्या है हम नहीं जानते। उसके लिए हमारे पास एक ग्रुप था जिसमें मैककार्टी, मैकलियोड आपके कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने साथ में मिलके मतलब बेसिकली बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हमारे किसका, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। अब इसमें हमें पता करना है कि भाई कौन सा मेंबर जो है मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या है। तो साइंटिस्ट हैं, ग्रुप है जिसमें मैकलियोड, मैककार्टी, इन्होंने क्या किया कि भाई जब ट्रांसफरिंग हो रही है, मतलब आप जब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो हम जेनेटिक मटेरियल को दो चीज़ें मानते थे, या तो प्रोटीन इज़ द जेनेटिक मटेरियल। हमारे दिमाग में सबसे पहला जो कंसेप्ट मतलब जो सबसे पहली चीज़ थी वो यही थी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा डीएनए।
इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाने के लिए जब एस स्ट्रेन को हीट किल किया, हीट किल करने के बाद आर स्ट्रेन के साथ मिलाया, हीट किल किया और क्या किया, आर स्ट्रेन के साथ मिलाया, तो हीट किल करने के बाद आर स्ट्रेन से मिलाने पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, वायरुलेंट में ही कन्वर्ट हो गया, जबकि नहीं होना चाहिए था। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से ट्रांसफ़र किया है। क्या ट्रांसफ़र किया है, दो चीज़ें, आइदर प्रोटीन और डीएनए, या तो प्रोटीन ट्रांसफ़र किया या फिर क्या ट्रांसफ़र किया, डीएनए। अब हमने बोला कि अगर प्रोटीन यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी सर्वाइव मतलब बची रही हीट किल करने के बावजूद भी, जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, तो वो अगर प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल ही है क्योंकि ट्रांसफ़र किया है, तो अगर वो प्रोटीन है तो उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल करने के बाद कुछ एंजाइम्स डाले जो कि प्रोटीएसेस थे। अगर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीएसेस है, तो यहाँ पर प्रोटीएसेस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे और जो जेनेटिक मटेरियल है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब जेनेटिक मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो आर स्ट्रेन विल नॉट कन्वर्ट इनटू द एस स्ट्रेन। ओके, और जो आपका माइस है वो क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन प्रोटीएसेस डालने पर जब इंजेक्शन दिया तो माइस फिर से डेड हो गया। मीन्स व्हाट, मीन्स प्रोटीन्स आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसने इसको रोका ही नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा पार्ट डाला जिसको हम डीएनएस बोल रहे हैं। ये आपके एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को तोड़ने का काम करेंगे। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, डीएनए का जेनेटिक मतलब हुआ कि जो एस स्ट्रेन आर में जा रही है वो डीएनए ही है। अगर डीएनए से डीएनएस डालूंगी तो ख़त्म हो जाएंगे सारे के सारे डीएनए, और जब डीएनए ख़त्म हो जाएंगे तो ये एस स्ट्रेन फिर से आर को वायरुलेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इंजेक्ट करवाया तो रिजल्ट देखने को मिला, दैट वॉज माइस सर्वाइव्ड। माइस जो था वो जी गया। डीएनए को हमने क्या बोला, डीएनए को हमने नाम दिया कि भाई अब यहाँ पे प्रोटीन तो नहीं है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन हाँ डीएनए ज़रूर आपके जेनेटिक मटेरियल हैं। अब क्योंकि आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं या कोई भी प्रूफ देते हैं तो एक चीज़ से हम कभी भी नहीं समझ पाते कि एक्चुअली जो काम है वो क्या है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से परफॉर्म हो गया। ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी गई। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने बोला कि भाई कोई ना कोई चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करती है। जैसा हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली देख लिया कि जो एस स्ट्रेन थी, हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी, वो सर्वाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुए जा रही थी। क्लियर। लेकिन दूसरा जो मैक्लॉइड और मैककार्टी के थ्रू परफॉर्म करवाया गया वो क्या था, डीएनएज और प्रोटीएसेस की हेल्प से। प्रोटीएसेस डाले तो ट्रांसफॉर्मेशन तब भी हुआ, नहीं रुका, लेकिन डीएनएज डालने पे ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो वो डीएनएज मतलब यहाँ पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ए स्टम जहाँ भी लग जाता है वो हमारा क्या होता है, सिंपल बात करें तो एंजाइम्स। तो ये पूरा का पूरा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डायरेक्ट 5 नंबर में पूछ लिया जाता है।